हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 247 में। जैसा कि आपको पता है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पे चलाया जा रहा है जो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। उसका ये 15th वीडियो है और बात करेंगे आज इसमें पर्सनालिटी एंड इट्स मेजरमेंट, मतलब व्यक्तित्व और उसका मापन। व्यक्तित्व के बारे में कुछ अहम चीजें जानेंगे, व्यक्तित्व के प्रकार सभी के द्वारा अलग अलग बताए गए वो समझेंगे, व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत समझेंगे और इसके बाद व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है ये अहम चीजें जानेंगे। और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 2-3 नंबर बचा पाएंगे आप किसी भी एग्जाम में और वो आपको मेरिट में लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी जो चीज होती है, पर्सनालिटी जो शब्द है वो एक्चुअल में लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। मैंने कहा जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? नाटक नुक्कड़ में डिफरेंट रोल प्ले करने के लिए जो मुखौटा यूज करते हैं, एक्चुअल में पर्सोना का भी वही मतलब होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा। और यहां से आप ये चीज समझ सकते हैं। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसका मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, लेकिन पर्सनालिटी बना जिससे है, किससे बना है? पर्सोना से बना है। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? मुखौटा होता है। अब यहाँ पे एक परिभाषा देखते हैं आलपोर्ट के द्वारा। ये तो परिभाषा याद करने पर हम उतारे हैं। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में इतनी भयानक परिभाषाएं हैं, अनगिनत परिभाषाएं हैं, जो याद कर पाना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। सो हर टॉपिक से एक दो परिभाषाएं आप देख सकते हैं, चाहे वो संवेग से हो, चाहे वो वृद्धि और विकास से संबंधित हो, चाहे वो आपके व्यक्तित्व से हो, चाहे आपके वो बुद्धि सेक्शन से हो। तो एक दो परिभाषाएं आप देख सकते हैं और उन्हें याद भी रख सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है हमारी मेमोरी। अब बढ़ते हैं यहां से, देखते हैं आलपोर्ट के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी उसमें आलपोर्ट ने क्या बताने का प्रयास किया। आलपोर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का एक गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। मैंने कहा कि आलपोर्ट ने जो परिभाषा दी उसमें कहा उन्होंने कि व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का एक संगठन है, एक समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, जो वातावरण में उसको एडजस्ट करने में, अपने आप को एकोमोडेट करने में हेल्प करता है। तो डायरेक्टली यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो क्या करता है कि व्यक्ति को वातावरण में, या कह सकते हैं यूं समाज में, अपने आप को एडजस्ट करने में, एकोमोडेट करने में हेल्प करता है। यहां से बढ़ते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए बात करते हैं हम प्रकार सिद्धांत के बारे में, मतलब टाइप थ्योरी के बारे में। अगर बात करें व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, ओल्डेस्ट, तो बात आएगी प्रकार सिद्धांत पे। यह सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने प्रतिपादित किया था और लगभग 400 बीसी पूर्व, 400 बीसी पूर्व इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और यह व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत में उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में चर्चा की और उन्होंने ये कहा कि मानव के शरीर में 4 प्रकार के पित्त पाए जाते हैं। अब वो पित्त कौन कौन से हैं? पहला है तो पीला पित्त, मतलब येलो बाइल। दूसरा काला पित्त, मतलब ब्लैक बाइल। इसके बाद रक्त, यानी जिसे हम लाल द्रव कह सकते हैं, लाल पित्त कह सकते हैं। और उसके बाद चौथा जो उन्होंने बताया वह है कफ या श्लेष्मा। अब देखिए उन्होंने एक चीज और बताई कि जिस व्यक्ति के शरीर में पीले पित्त की अधिकता होती है, जो उसका स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल होता है। अच्छा, जिस व्यक्ति के शरीर में काले पित्त की अधिकता होती है उसका शरीर, उसके स्वभाव के बारे में उन्होंने चर्चा की, उसके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने चर्चा की कि उसका व्यक्तित्व मतलब उदास टाइप रहता है, निराशावादी होता है वो व्यक्ति। इसके बाद बात करें रक्त, जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त या लाल पित्त की अधिकता होती है वो किस तरह का होता है? खुश होता है, आशावादी होता है, उत्साही प्रवृत्ति का होता है। इसके बाद बात करें जिस व्यक्ति के शरीर में कफ या श्लेष्मा पाया जाता है, जिस व्यक्ति के शरीर में कफ या श्लेष्मा की अधिकता होती है वो किस प्रकार का होता है? उसका स्वभाव तो शांत होता है, एक तरह से कहते हैं विरक्त होता है और निष्क्रिय होता है, मतलब बहुत ज्यादा शांत होता है। एक बार पुनः देखने का प्रयास करते हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में पीले पित्त की अधिकता है तो स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सैल काइंड ऑफ रहेगा। इसके बाद जिसके शरीर में काले पित्त की अधिकता होती है तो काला पित्त मतलब निराशावादी, उदास काइंड ऑफ रहता है। इसके बाद बात करें रक्त, तो रक्त से क्या होता है? उत्साही प्रवृत्ति का होता है, आशावादी होता है, खुश मिजाज होता है। आगे बात करें
कफ या श्लेष्मा की, तो कफ और श्लेष्मा में क्या चीज बताई गई है? इसमें कहा गया है कि स्वभाव शांत होता है, व्यक्ति निष्क्रिय होता है, या यूं कहें विरक्त होता है, किसी से मिलने जुलने में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। अब बात करते हैं जो व्यक्तित्व के आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो आइए अब समझ लेते हैं जो हमने बात करी थी कि व्यक्तित्व के आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था, उसमें क्या किया गया? पहला तो शारीरिक गुण या स्वभाव के आधार पर, यानी टेम्परामेंट के आधार पर, इसे हम शारीरिक गठन सिद्धांत भी कह सकते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था वो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर दिया गया था। अब ये जो शरीर गठनात्मक सिद्धांत है उसमें आपका क्रेसमर और सेल्डन इन दोनों का सिद्धांत आता है, और आपका जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था उसमें कार्ल यूंग एवं आइजेंक का सिद्धांत आता है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, क्रेसमर ने जो वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का, उसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए या व्यक्तियों के 4 प्रकार बताए। अब पहली बात की, जो पहला प्रकार उन्होंने बताया वो था पिकनिक प्रकार। अब इसमें उस तरह के व्यक्ति आते हैं जिनका शरीर गोलू मोलू टाइप होता है, कद छोटा होता है, गर्दन छोटी होती है, मोटे कद के होते हैं, समाज में इनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के व्यक्ति किस में आते हैं? पिकनिक प्रकार में। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है स्थैनिक प्रकार। इस प्रकार के व्यक्तित्व में या इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो उनका शरीर पतला होता है, शरीर पतला होता है, कद लंबा होता है, मतलब दुबले पतले होते हैं एक तरह से कहा जा सकता है। स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं कह सकते हैं, समाज से बहुत अलग रहना चाहते हैं, और दिवा स्वप्न देखने की आदत जो होती है इस प्रकार के व्यक्तियों में होती है। किस प्रकार के? स्थैनिक प्रकार के व्यक्तियों में। तीसरा प्रकार आता है एथलेटिक प्रकार। अब एथलेटिक प्रकार में जो क्रेसमर ने बात की, क्रेसमर ने एथलेटिक प्रकार में जो बात की, तो ऐसे व्यक्तियों का शरीर ना तो बहुत ज्यादा लंबा ना तो बहुत ज्यादा छोटा, मतलब एक संतुलित व्यक्तित्व कह सकते हैं, एक संतुलित शरीर कह सकते हैं, सुडौल शरीर कह सकते हैं। शरीर का गठन जो होता है वो बेहतर होता है, मांसपेशियां बेहतर ढंग से विकसित होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? एथलेटिक प्रकार में। एथलेटिक से आप चीज निकाल सकते हैं एथलीट, और एथलीट मीन्स होता है खिलाड़ी, और खिलाड़ियों का व्यक्तित्व क्या होता है? संतुलित होता है। तो आप यहां से समझ के रख सकते हैं कि एथलीट। और आगे बात करते हैं डाइस प्लास्टिक। तो डाइस प्लास्टिक में जो इन्होंने बात की, डाइस प्लास्टिक में इन्होंने बात की कि ना तो इस प्रकार के व्यक्ति आएंगे, और ना तो केवल इस प्रकार के व्यक्ति आएंगे, और ना ही केवल इस प्रकार के व्यक्ति आएंगे। इसमें बल्कि इन तीनों प्रकार का जो होता है वो मिश्रण होता है। मतलब डाइस प्लास्टिक में पिकनिक प्रकार, स्थैनिक प्रकार और एथलेटिक प्रकार, इन तीनों प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, पिकनिक प्रकार को ध्यान दीजिएगा। पिकनिक प्रकार को क्रेसमर ने क्या कहा? साइक्लोआड की संज्ञा दी। इसको इन्होंने, पिकनिक प्रकार को इन्होंने साइक्लोआड की संज्ञा दी, और स्थैनिक प्रकार को इन्होंने सीजोआड की संज्ञा दी। ये दोनों चीजें लिख लीजिए। किस प्रकार को, व्यक्तित्व के किस प्रकार को क्रेसमर ने साइक्लोआड की संज्ञा दी? तो साइक्लोआड बोला गया था पिकनिक प्रकार को, और सीजोआड बोला गया था आपके स्थैनिक प्रकार को। तो ये दोनों चीजें भी आपके लिए अहम है, महत्वपूर्ण है। इन दोनों को कुछ नहीं कहा, एथलेटिक प्रकार को, डाइस प्लास्टिक को इन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बात करते हैं सेल्डन ने। अच्छा, एक चीज समझ के रखिएगा, क्रेसमर का जो ये सिद्धांत था, क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो शरीर की चित्त प्रकृति के आधार पर उन्होंने बताया, शरीर के टेम्परामेंट के आधार पर बताया, और इन्होंने 2 प्रकार के रोगियों की समीक्षा की, उनका अवलोकन किया, उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। तो सेल्डन का जब सिद्धांत आया, ये आया था 1940 में, और सेल्डन का सिद्धांत जो है क्रेसमर के विपक्ष में आया था। सेल्डन ने क्रेसमर को अपोज किया, और इन्होंने कहा कि क्रेसमर का जो सिद्धांत है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व के जो सिद्धांत बताए वो रोगियों के प्रकार बताने में भले ही सक्षम हो, बट एक सामान्य व्यक्तित्व की समीक्षा नहीं कर सकता, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो इन्होंने अपना सिद्धांत 1940 में दिया, मतलब 1940 में दिया, और इनके यानी सेल्डन के सिद्धांत को सोमैटोटाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सोमैटोटाइप सिद्धांत किसने दिया? पहला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। सेल्डन ने दिया था। कब दिया था? 1940 में दिया था। किसको अपोज किया था? किसके विपक्ष में दिया था? किसके खिलाफ दिया था? तो ये आप बताएंगे कि क्रेसमर के खिलाफ दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेल्डन ने 1940 में जो सोमैटोटाइप सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो एंडोमॉर्फी। अब एंडोमॉर्फी के बारे में मैं डिस्कस करूं तो मैं डायरेक्टली यहां से रिलेट कर देता हूं आपको कि क्रेसमर ने जो प्रकार बताया पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों का, जो पिकनिक प्रकार बताया वही सेल्डन ने उसको एंडोमॉर्फी कहा। अब एंडोमॉर्फी वाले क्या होते हैं?
गोलू मोलू फिर से आप समझ सकते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, नाटे शरीर के होते हैं, समाज में बेहतर ढंग से अपने आप को अकोमोडेट कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें होती है? एंडोमॉर्फी में। अब एंडोमॉर्फी वाले मोटे होते हैं, इस चीज को आप कैसे ध्यान रखेंगे? एंडो से निकाल के रखिए अंडे, और अंडे जो खाने वाला व्यक्ति होगा वो मोटा ही होगा। तो इस तरह से आप इसे बाइट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं एक्टोमॉर्फी। अब एक्ट माने क्या होता है? एक्टिंग। एक्टिंग माने, एक्ट माने एक्चुअल में होता क्या है? काम करना। तो जो व्यक्ति काम करेगा वो क्या होगा? दुबला पतला होगा। तो अब दुबले पतले को यहां से समझ के रखिए कि जिस प्रकार को क्रिस्मर ने स्थैनिक प्रकार कहा, उसी को सेल्डन ने क्या कहा? एक्टोमॉर्फी कहा। जिस प्रकार को क्रेसमर ने एथलेटिक प्रकार कहा, उसी को सेल्डन ने मेसोमॉर्फी कहा। अब मेसोमॉर्फी में खिलाड़ी टाइप जो भी कहते हैं, एथलीट टाइप के जो व्यक्ति हैं वो आ जाते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं। मतलब मेसोमॉर्फी में जो व्यक्ति आते हैं उनका शरीर संतुलित होता है, शरीर सुडौल होता है, हड्डियां, मांसपेशियां इत्यादि जो होती हैं वह बेहतर ढंग से विकसित होती हैं। अब देखिए एक चीज निकल के आती है, एंडोमॉर्फी को सेल्डन ने आपके क्या कहा? मिसरोटोनिया। मिसरोटोनिया या भिसरोटोनिया भी कहीं पे लिखा मिल जाएगा आपको, दोनों चीजें ध्यान रखेंगे कि सेल्डन ने एंडोमॉर्फी को क्या कहा? मिसरोटोनिया। सेल्डन ने एक्टोमॉर्फी को क्या कहा? सेरिब्रोटोनिया। और सेल्डन ने मीजोमॉर्फी को, मीजोमॉर्फी जिसका व्यक्तित्व संतुलित है, उसको इन्होंने कहा सोमैटोटोनिया। और इसी के आधार पर इनका जो सिद्धांत है वो सोमैटोटाइप सिद्धांत कहा गया। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार पुनः देखते हैं क्योंकि ये चीजें नई है कुछ लोगों के लिए। अब देखिए होता क्या है, क्रेसमर ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, 4 प्रकार बताए, और इन्होंने एक विशेष प्रकार के रोगियों का कह दें अध्ययन किया, और उसके आधार पर, उनके स्वभाव के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। अब पहला बताया पिकनिक प्रकार। पिकनिक प्रकार में जो व्यक्ति आते हैं वो मोटे होते हैं, कद में छोटे भी होते हैं, समाज में बेहतर तालमेल बना के रखते हैं। दूसरा जो स्थैनिक प्रकार बताया, स्थैनिक प्रकार जो बताया उन्होंने, तो शरीर लंबा होता है, पतला होता है, और समाज से बहुत ज्यादा इनका लगाव नहीं होता, दिवा स्वप्न देखने की इनकी आदत होती है, ऐसे खुले दिन में फील ले लेते हैं ये लोग। ठीक है, हम तो आईएएस बन गए, हम तो कलेक्टर बन गए, हम तो डीएसपी बन गए, ये सारी चीजें जो होती हैं दिवा स्वप्न की तरह आती हैं, करना कुछ नहीं है, बस बड़े बड़े सपने देखते रहना। आगे बढ़ते हैं एथलेटिक प्रकार में। एथलेटिक प्रकार को इन्होंने संतुलित व्यक्तित्व बताया, और संतुलित व्यक्तित्व जैसे खिलाड़ी होते हैं, शरीर बेहतर ढंग से विकसित होता है, हड्डियां मांसपेशियां विकसित होती हैं, तो ये एथलेटिक प्रकार में आ जाता है। बात करें डाइसप्लास्टिक में, तो डाइसप्लास्टिक में इन्होंने ये चीज कही कि किसी एक प्रकार को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इन तीनों का जो मिश्रण है, इन तीनों का जो मिश्रण है वो डाइसप्लास्टिक में आएगा। अब पिकनिक प्रकार को इन्होंने साइक्लोइड की संज्ञा दी, किसने? क्रेसमर ने कहा। पिकनिक प्रकार को क्रेसमर ने साइक्लोइड का, और एस्थेनिक प्रकार को क्रेसमर ने ही सीजोइड की संज्ञा दी। अब बात करते हैं, सेल्डन ने 1940 में इसको अपोज किया, इसके विपरीत या इसके विपक्ष में अपना सिद्धांत दिया, जिसे बोला गया सोमैटोटाइप सिद्धांत। और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, एक तो बताया एंडोमॉर्फी, दूसरा बताया एक्टोमॉर्फी, और तीसरा बताया मेसोमॉर्फी। अब देखिए एंडोमॉर्फी को उन्होंने क्या कहा? मिसरोटोनिया। एक्टोमॉर्फी को इन्होंने क्या कहा? सेरिब्रोटोनिया। और ये जो मेसोमॉर्फी है, मतलब जिसका व्यक्तित्व संतुलित होता है, वो सोमैटोटोनिया कहलाया। अब देखिए जो क्रेसमर का पिकनिक प्रकार है वो सेल्डन का एंडोमॉर्फी है, जो इसका स्थैनिक प्रकार है वो इसका एक्टोमॉर्फी है, और इसका जो एथलेटिक प्रकार है, एथलेटिक टाइप है, वो इसका मेसोमॉर्फी है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले कार्ल यूंग के बारे में बात करते हैं, आफ्टर दैट आइजेंक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे। कौन? अच्छा, बोर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, कार्ल यूंग और आइजेंक ने व्यक्तित्व के किस प्रकार बताए, कौन कौन से प्रकार बताए, मतलब उनके सिद्धांत में व्यक्तित्व के प्रकार कैसे वर्गीकृत किए गए। तो देखिए जो कार्ल यूंग हैं उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार जो बताए, उसमें एक बताया अंतर्मुखी और दूसरा बताया बहिर्मुखी, मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। बात करें अगर एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी की, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होगा वो समाज में रहना, समाज में मिलना, एक दूसरे से, मतलब उनके साथ उठना बैठना, ये सारी चीजें पसंद करेगा, हंसना बोलना, खुश मिजाज टाइप का होगा। लेकिन जो अंतर्मुखी होगा वो ना तो समाज में रहना पसंद करेगा, ना बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करेगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समाज से अलग, तनहा, और जिसे अपन बोल देते हैं तनहा तनहा, लोनली लोनली, बस ये वही चीज है अंतर्मुखी वाला, वो उसी तरह से रहना पसंद करेगा। और बहिर्मुखी वाला तो सभी से मिलना, दोस्ती यारी, ये सारी चीजें, मतलब खुश मिजाज टाइप का होता है। तो ये दोनों चीजें कार्ल यूंग ने बताई। कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताए थे।
अब देखिए यहाँ पे कभी कभी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि जो तीसरा प्रकार बताया वो उभयमुखी प्रकार है और उसमें ये दोनों प्रकार शामिल हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बट जो मुख्य रूप से बात कही गई कि कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, एक बताया था अंतर्मुखी और दूसरा बताया था बहिर्मुखी। अब यहाँ से बात करते हैं आइजेंक के बारे में। आइजेंक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए और सबसे पहला प्रकार जो उसमें उन्होंने बताया वो है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। अब इनके सिद्धांत में जो भी 3 प्रकार हैं वो बाइपोलर है। इनके सिद्धांत में जो 3 प्रकार बताए गए व्यक्तित्व के वो बाइपोलर है, मतलब द्विध्रुवीय है। अब जैसे देखिए अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति उसमें दोनों गुण हो सकते हैं। मतलब जो कार्ल यूंग ने अलग अलग प्रकार बताए कि या तो सिर्फ अंतर्मुखी होगा या सिर्फ बहिर्मुखी होगा, तो इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा एक ही व्यक्ति में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता होती है। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस आधार पर आइजेंक ने ऐसा कह दिया। बहिर्मुखता अगर किसी व्यक्ति में है तो समाज में रहना पसंद करेगा, लोगों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, खेलना कूदना, ये सारी चीजें पसंद करेगा वो। लेकिन देखिए अब इसमें ये सारी चीजें हैं तो क्या कहा जाएगा कि व्यक्ति में अंतर्मुखता कम है, मतलब वो अंतर्मुखी कम होगा, बहिर्मुखी ज्यादा होगा। तो एक ही व्यक्ति में ये दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। दूसरी बात की गई स्नायु विकृति और अस्थिरता वाली बात। तो स्नायु विकृति और अस्थिरता वाली बात जब कही गई तो इसमें बोला गया कि जो स्नायु विकृति से ग्रसित व्यक्ति है, जो स्नायु विकृति से ग्रसित व्यक्ति है, उसमें जो सांवेगिक नियंत्रण होता है, अपने संवेगों पर नियंत्रण रख पाना, कंट्रोल रख पाना, वो सारी चीजें उसमें नहीं होती, बहुत कम होती हैं, आक्रामक हो जाता है एक तरह से। लेकिन अब ये चीज कही गई कि अगर इससे आगे बढ़ा जाए, अगर ये चीज ज्यादा है तो स्थिरता कम होगी, और अगर ये चीज धीरे धीरे कम होने लगे तो समझ जाइए कि उसमें स्थिरता बढ़ रही है, मतलब वो अपने संवेगों पर भी कंट्रोल कर पा रहा है, बेहतर नियंत्रण कर पा रहा है। तीसरी चीज कही गई मनोविकृति और सुपर ईगो की क्रियाएं। अब सुपर ईगो को अब अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सुपर ईगो को बताने वाले हैं सिगमंड फ्रायड, ईद ईगो और सुपर ईगो, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे उन्होंने। तो जो सुपर ईगो है उसको उन्होंने नैतिक कमांडर कहा, मतलब मॉरल कमांडर ऑफ अवर पर्सनालिटी, ऐसा किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। तो सुपर ईगो से जो भी जुड़ी क्रियाएं हैं वो नैतिकता से जुड़ी हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि मनोविकृति से जो ग्रसित व्यक्ति है वो मानसिक रोगी नहीं है, एक तरह से कहें वो आक्रामक है, क्रूर है, मतलब दुष्ट टाइप का है। लेकिन इससे अगर आगे बढ़े, अगर उसमें क्रूरता ज्यादा है, आक्रामकता ज्यादा है, तो उसमें सुपर ईगो की क्रियाएं कम होंगी, मतलब उसमें नैतिकता कम होगी। और अगर ये चीजें कम होने लगे, मतलब समझ जाइए कि उसमें नैतिकता बढ़ रही है, सुपर ईगो की क्रियाएं बढ़ रही हैं। तो इस आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को, किसने? आइजेंक ने अपने सिद्धांत को बाइपोलर बताया, 3 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। अब देखिए 3 प्रकार जो बताए व्यक्तित्व के, उसमें से आपको याद रखना है, पहला तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता है, दूसरा है स्नायु विकृति और अस्थिरता, मतलब सांवेगिक नियंत्रण कम होगा, और अगर स्नायु विकृति ज्यादा होगा तो स्थिरता कम होगी, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर अंतर्मुखता ज्यादा है, व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, तो समाज में मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह से मनोविकृत ज्यादा है, मतलब आक्रामकता ज्यादा है, तो दूसरों की भावनाओं, सम्मान, इन सबको ठेस पहुंचाएगा। और अगर आक्रामकता धीरे धीरे कम हो गई, मतलब ये आपकी मनोविकृति कम हो गई, तो उसमें सुपर ईगो की क्रियाएं बढ़ने लगेंगी। तो ये चीज बताई गई आपके किसमें? आइजेंक के सिद्धांत में। तो होपफुली आपको इतनी चीजें समझ में आएगी, आ गई होंगी। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम उपस्थित होंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी ना हो, इसलिए इसके पार्ट 2 को लेकर हम बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। ये सारी चीजें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का तो वीडियो भी क्वालिटेटिव था और कंटेंट भी क्वालिटेटिव रहा होगा आई थिंक, क्योंकि बाकी दिनों से लाइटिंग वगैरह सारी चीजें अब इंप्रूव कर दी गई हैं और धीरे धीरे बेहतर ही होता चला जाएगा। होता क्या है, किसी चीज को एडजस्ट करने में अभी वक्त लगता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।